बच्चों लेक्चर 255 कर रहे हैं हम, और ये है हमारा क्वेश्चन 6। सो लेक्चर 255 में हम थे हमारे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सो ये चैप्टर हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 करेंगे इसका। राइट अ फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट। सो इन सब के लिए आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखने हैं। सो क्वेश्चन 6 में आपको कुल्लक्स, द डूमा, वुमन वर्कर्स बिटवीन 1900-1930, द लिबरल्स, स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, सो हमें इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स लिखनी है। सो बच्चों पहला है कुल्लक्स। कुल्लक्स का मतलब क्या होता है? सो कुल्लक्स वर द वेल्दी पीजेंट्स ऑफ रशिया। कुल्लक्स कौन थे? जो अमीर फार्मर्स थे रशिया के, उनका नाम है कुल्लक्स। In 1927-28, the towns in Soviet Russia were facing acute problem of grain supplies. 1927-28 में क्या हुआ? जो टाउन्स थे सोवियत रशिया के, जो सारे शहर थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ग्रेन सप्लाईज की। स्टालिन कौन था? जो लेनिन के बाद लीडर आया बोल्शेविक्स का, उसका नाम स्टालिन था। स्टालिन बिलीव दैट दीज कुल्लक्स वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइजेस। सो एक्चुअली कुल्लक्स कौन थे? कुल्लक्स वेल्दी फार्मर्स या वेल्दी पीजेंट्स थे, मतलब अमीर फार्मर्स थे रशिया के। सो स्टालिन को ऐसे लगा कि ये लोग ये जो कुल्लक्स हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं, स्टॉक होल्ड कर रहे हैं ताकि उनको प्राइस ज्यादा मिले, इन द होप ऑफ हायर प्राइजेस। हेंस इट वाज एसेंशियल टू एलिमिनेट देम। सो उसने क्या सोचा कि इनको हटाना अच्छा है, कि इनको हटा दिया जाए, वो सही है। एज अ रिजल्ट मैनी कुल्लक्स वर रेडेड। तो उसने क्या किया, बहुत सारे कुल्लक्स जो है, ये अमीर फार्मर्स थे, इनके यहाँ छापे मारे। देयर लैंड वॉज टेकन अवे। उनका जो जमीन है उनसे छीन ली गई, इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्जर फार्म्स। सो मतलब वो क्या करना चाहते थे, उनके फार्म्स हथिया के, मतलब उसको स्टेट कंट्रोल करे, मतलब देश कंट्रोल करे उसको। सो बेसिकली कुल्लक्स कौन थे? कुल्लक्स वेल्दी पीजेंट्स थे या वेल्दी फार्मर्स थे रशिया के। 1927-28 में जो सोवियत रशिया का टाउन था वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था ग्रेन सप्लाईज की। स्टालिन बिलीव दैट दीज कुल्लक्स वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइजेस। कुल्लक्स को लगा कि हायर प्राइजेस, मतलब उसको था कि भाई कुल्लक्स वर होल्डिंग, मतलब ये लोग स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब ग्रेन्स जाने नहीं दे रहे हैं बाहर मार्केट में। ऐसे करते हैं ना कई बार, आप देखते होगे किराने वाले लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं नहीं है सामान, नहीं है सामान, नहीं है सामान। फिर जब शॉर्टेज हो जाती है फिर बोलते हैं और फिर आपको ज्यादा दामों में बेचते हैं। तो स्टालिन को ऐसे ही लगा कि ये कुल्लक ऐसा कर रहे हैं कि इकट्ठा करे जा रहे हैं और दे नहीं रहे हैं, फिर ज्यादा प्राइस करके बेचेंगे। हेंस इट वॉज इसेंशियल टू एलिमिनेट देम। सो जरूरी था कि इनको हटा दिया जाए। एज अ रिजल्ट मैनी कुल्लक्स वर रेडेड, और इसी वजह से इन पे रेड करी गई। Their land was taken away in order to establish state control large farms. So इनके जो जमीनें हैं वो ले ली गई ताकि जो बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाएं। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट नंबर, जिसका मतलब कुल्लक को हमें एक्सप्लेन करना था। कुल्लक बेसिकली पीजेंट्स हैं, वेल्दी पीजेंट्स, अमीर फार्मर्स। सेकेंड है द दूमा। सो दूमा क्या है? द दूमा वॉज द इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट विच वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग 1905 रिवॉल्यूशन। दूमा क्या है? दूमा इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है। सो दूमा मतलब पार्लियामेंट बनाई गई थी रशिया में, विच वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग 1905 रिवॉल्यूशन। 1905 का रिवॉल्यूशन हुआ था, 1905 का विद्रोह हुआ था। सो उस टाइम दूमा वॉज द इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। सो ये पार्लियामेंट बनाई गई थी। जार निकोलस II एंडोड इट विद लेजिस्लेटिव पावर्स। जो जार थे, जार निकोलस II थे, उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर्स भी दिए थे, अपने मतलब पावर्स दिए थे दूमा को। बट रियल अथॉरिटी और पावर वॉज इंजॉयड बाय जार ओनली। भले उसने दूमा को पावर दिया था, पहले फिर से दूमा क्या था? तो दूमा पार्लियामेंट थी, मतलब जो उसने पार्लियामेंट, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जो उसने पार्लियामेंट बनवाई थी रशिया में, क्योंकि सबने आंदोलन विद्रोह किया था ना 1905 के रिवॉल्यूशन के बाद, दूमा बना, पार्लियामेंट बना। सो जार निकोलस II ने क्या किया, इसमें बहुत ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर्स दिए, बहुत सारा हक दिए
बट रियल अथॉरिटी और पावर वॉज इंजॉयड बाय जार ओनली। पर सही मायने में अथॉरिटी या पावर कौन इंजॉय कर रहा था? जार के पास ही रखी हुई थी। जार ने सारी पावर्स खुद ही रखी हुई थी। He dismissed the first Duma within 75 days and re-elected second Duma within 3 months. उसने क्या किया? क्योंकि सारा पावर उसी के पास था, सो दूमा में मतलब जो ये लोग अगर थोड़ी थोड़ी अपनी चलते थे तो उनको निकाल देता था। तो उसने क्या किया? ही डिसमिस द फर्स्ट दूमा विद इन 75 डेज। 75 डेज मतलब क्या हुआ? विद इन मतलब 2.25 महीने के अंदर ही, 2.25 महीने के अंदर ही उसने पहली दूमा को डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व मतलब खत्म, बंद करा दिया कि दूमा उमा कुछ नहीं। फिर एंड री इलेक्टेड सेकेंड दूमा विद इन 3 months, और फिर उसने दूसरी दूमा भी बनवा ली। ठीक है, 3 महीने में ही दूसरी दूमा भी बनवा ली। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। क्यों? उसको नहीं चाहिए था कि कोई मेरे से सवाल जवाब करे या कोई मेरा पावर कम करे। उसको अपना पावर भी बनाए रखना था और नाम पूर्ति उसको पार्लियामेंट भी बना के रखनी थी, मतलब खाली नाम हो। ठीक है। दूमा, ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ट द थर्ड दूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। तो ऐसे इसने पहली 2 दूमास डिसॉल्व करा दी। पहली दूमा बनवाई, उसको बंद करा दिया। दूसरी दूमा फिर से 3 महीने में बनवाई, सो उसको भी बंद करवा दिया। क्योंकि ये लोग जो उसके अंदर जो पार्लियामेंट में लोग थे वो उसको सवाल जवाब करते थे, निकोलस से, जार से, मतलब जो उनका राजा था, सवाल जवाब करते थे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। उसको ऐसा चाहिए ही नहीं था। इसलिए जब उसने तीसरी दूमा बनी, मतलब तीसरी बार सरकार बनी, ही चेंज द वोटिंग लॉस एंड पैक्ट द थर्ड दूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। सो उसने अपने ही पॉलिटिशियंस बिठा दिए, अपने नेता खुद बिठा दिए। इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जार डिड नॉट कंसल्ट द दूमा। फाइनली ऑन 25 फरवरी 1917 द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द दूमा। मतलब उसने ऐसे ही नाम पूर्ति दूमा की गवर्नमेंट बिठवा दी। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब रशिया पार्ट ले रहा था तब भी जार ने दूमा से नहीं पूछा, जबकि दूमा पार्लियामेंट थी देश की, पूछना चाहिए था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जार ने कुछ पूछा नहीं दूमा से। फाइनली 25 फरवरी 1917 गवर्नमेंट सस्पेंडेड द दूमा। दूमा फिर से मतलब वो डिसॉल्व हो गई। मतलब दूमा जो पार्लियामेंट, रशिया की पार्लियामेंट को दूमा कहा गया है, वहां उसका कुछ महत्व नहीं था। 2 बारी डिसॉल्व की इसने और तीसरी बारी फिर से डिसॉल्व हुई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द दूमा। थर्ड नंबर, वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930। इनके बीच में भी आप, इनके लिए भी कुछ पॉइंट्स लिखनी है आपको। So women workers between 1900 and 1930, women workers played an important role in the history of Russia. जो रशिया की मतलब जो लेडी वर्कर्स थी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रशिया मतलब रशिया में उस टाइम। दे मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1940। सो रशिया के अंदर लेबर फोर्स कितनी थी? 31% थी, 31% थी 1914 तक। बट दे वर पेड लेस देन मैन, पर उनको आदमियों से कम पे किया जाता था। दे प्रूव देमसेल्व्स अ ग्रेट इंस्पायरिंग फोर्स फॉर देयर मेल को वर्कर्स। सो उनके लिए मतलब वो एक इंस्पिरेशन थी, अपने जो मेल को वर्कर्स थे, उनके साथ आदमी काम करने वाले थे, उनके लिए वो इंस्पिरेशन थी। दे कुड लीड स्ट्राइक्स। ये जो लेडीज थी, स्ट्राइक मतलब वो लीडर वो होती थी। मार्फा वासिलेवा। Marfa Vasileva was one such woman worker who worked as a milling machine operator. So Marfa Vasileva भी एक ऐसी ही लेडी थी जो मशीन ऑपरेटर का काम करती थी। She almost single-handedly called a successful strike against the rising prices. So बढ़ते हुए दामों के खिलाफ उसने स्ट्राइक कराई। She got full support from her co-workers, especially women workers who gathered around Marfa in support, and gradually all the other women ceased working. So उसने अकेले ही सक्सेसफुल स्ट्राइक कराई बढ़ते हुए दामों के खिलाफ, और उसको पूरा सपोर्ट मिला उसके बाकी लेडीज से, वुमेन वर्कर से, जो मार्फा को सपोर्ट कर रही थी और मार्फा के सपोर्ट में थी, और बाकी एंड ऑल द अदर वुमेन सीज्ड वर्किंग। सो स्ट्राइक की, मार्फा ने स्ट्राइक बोला, स्ट्राइक करनी है, सब लेडीज उसके साथ हो गई और सबने स्ट्राइक कर दी और सबने जो है काम करना बंद कर दिया। सो स्पेशली हु गैदर्ड अराउंड मार्फा एंड ग्रेजुअली ऑल द वुमेन सीज्ड वर्किंग। ठीक है, उसके साथ काम करना छोड़ दिया। देयर यूनिफाइड स्ट्रगल कंटिन्यूड टिल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट स्टेट इन रशिया। सो ये लोग ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे यूनिटी से ही काम करते रहे
जब तक कि एक सोशल स्टेट ना बन जाए रशिया के अंदर। ठीक है, सो वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1930 क्या हाल था उनका, 31% तो उनकी खाली वर्कफोर्स थी और उनको कम सैलरी दी जाती थी और वो बहुत अच्छी मतलब वर्कर्स थी। उनमें से एक लीडर थी मार्फा वासिलेवा, जिसके बोलने से औरतें काम छोड़ के उतर आई थी। और जब तक रशिया में सोशलाइज स्टेट नहीं बना ये लोग आंदोलन करती रही। बच्चों अभी हम 4th नंबर देखते हैं, द लिबरल्स। तो लिबरल्स कौन थे, लिबरल्स के बारे में पॉइंट्स लिखनी है। सो लिबरल्स इन रशिया ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी वर दोज पीपल हु वांटेड टू चेंज सोसाइटी। सो लिबरल्स कौन थे, वो लोग थे रशिया में 20th सेंचुरी के जो सोसाइटी बदल देना चाहते थे, मतलब उन्हें सोसाइटी बदल देनी थी। दे वॉन्टेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। वो लिबरल्स एक ऐसा देश चाहते थे जो सब रिलीजन्स का मान करे। टॉलरेट करना मतलब सारे रिलीजन्स को, सारे धर्मों को जगह दे। इट वॉज द टाइम वेन यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और द अदर। ये उस समय की बात है जब यूरोप में बहुत ज्यादा भेदभाव चलता था धर्मों को लेके। लिबरल्स वर ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। दूसरी बात जो लिबरल्स को नहीं अच्छी लगती थी कि राजाओं को इतना ज्यादा पावर मिलता था, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। सो वो चाहते थे सरकार के खिलाफ जो है, जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, उनकी राइट्स बची रहे, मतलब उनका शोषण ना हो सरकार द्वारा। They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained and independent judiciary. So वो किस चीज के लिए आर्ग्यू करते थे, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मतलब एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे। सब्जेक्ट टू लॉस मतलब लॉस को मद्देनजर रखते हुए, वेल ट्रेन्ड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जैसे जुडिशरी है, जुडिशरी ने जैसे बताया होगा, सो भाई ऐसी सरकार चाहिए। तो कैसी सरकार चाहिए थी रशिया में, कैसी सरकार चाहते थे लिबरल्स, रिप्रेजेंटेटिव हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे और लॉस माने। ठीक है, सो इस तरह की सरकार चाहते थे। बट दे वर नॉट इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पर वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमन, उन्हें वुमन के लिए वोट भी नहीं चाहिए था। ठीक है, सो ये सब हैं लिबरल्स के बारे में कुछ बातें। सो बच्चों नेक्स्ट है स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था वो क्या है, सो उसके बारे में लिखना है कुछ। बाय 1927-28 द टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। तो 1927-1928 में जो सोवियत रशिया है, जो आज़ाद रशिया है, उसके जो शहर थे वहां पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी अनाज की। सो स्टालिन द हेड ऑफ पार्टी आफ्टर लेनिन्स डेथ इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स टू कर्ब द सिचुएशन। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, मतलब ये जो अनाज की प्रॉब्लम चल रही थी, इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो स्टालिन था, जो लेनिन की डेथ के बाद लीडर था पार्टी का, उसने कुछ इमरजेंसी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए, कुछ मेजर्स इंट्रोड्यूस किए टू कर्व द सिचुएशन। इस सिचुएशन को रोकने के लिए उसने कुछ मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। ही बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन होप ऑफ हायर प्राइजेस। उसको क्या लगा कि जो अमीर पीजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो गांव के हैं, कंट्री साइड के, वो स्टॉक्स इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब वो गेहूं इकट्ठा किए जा रहे हैं, उनको मतलब हायर प्राइस, मतलब ज्यादा प्राइस की आशा है, इसलिए वो स्टॉक इकट्ठा करे जा रहे हैं। Hence, kulaks, the well-to-do farmers of Russia, were raided and their land was taken away to establish state-controlled large farms. इसलिए जो कुल्लक्स थे, मतलब जो अमीर फार्मर्स थे रशिया के, उन पे रेड करी गई और उनका जो लैंड है वो ले लिया गया ताकि बड़े बड़े फार्म्स बनाए जा सकें। सो स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में कुल्लक्स जो फार्मर्स थे, अच्छे फार्मर्स, उनके लैंड्स ले लिए गए। ऑल पीजेंट्स वर टोल्ड टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फॉर्म्स कॉल्ड कोलखोस। कोलखोस मतलब इकट्ठी खेती करो, एक ही जगह पे कलेक्टिव फार्मिंग को कोलखोस कहा गया, सब पीजेंट्स को बोला गया। The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. So जो लैंड था, इम्प्लीमेंट्स थे, वो कलेक्टिव फार्म्स को दे दिए गए। मतलब पहले एक एक फार्मर का था, अब इकट्ठे जो हैं
कलेक्टिव फार्म्स के ओनर्स बनाए गए। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कोलखोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। सो अब वहाँ फार्मर्स, बाकी छोटे फार्मर्स भी काम करते थे उन कलेक्टिव फार्म्स पे, उन कोलखोज पे काम करते थे और उन्हें उसका प्रॉफिट मिलता था, मतलब इकट्ठा प्रॉफिट शेयर होता था। बट पीजेंट्स वर नॉट हैप्पी विद दिस सिस्टम, पर फार्मर इस सिस्टम से खुश नहीं थे। सो स्टालिन ने क्या किया था, सबकी खेती एक कर दी थी और वो खेती अब स्टेट कंट्रोल करेगा और उस पर खेती करो और उसका प्रॉफिट बांटो। सो जो कुल्लक्स थे उनकी सबकी ज़मीनें छीन ली थी उसने, और दूसरा खुद पीजेंट्स हैप्पी नहीं थे इस काम से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री। सो नाउ हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी रीड करते हैं। सो वी हैव जस्ट सीन द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ जस्ट मूविंग अहेड विद द एडिशनल क्वेश्चंस। बच्चों अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं जो कि हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ अ नेशन डिड लिबरल्स वांट? लिबरल्स को कैसा देश चाहिए था, कैसा रशिया चाहिए था? सो लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। सो लिबरल्स को ऐसा रशिया चाहिए था जिसमें सब हर रिलीजन, हर धर्म की इज्जत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लिबरल्स अपोज? लिबरल किसके खिलाफ थे? जो लिबरल थे किसके खिलाफ थे? लिबरल्स अपोज द अनकंट्रोलेबल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। सो लिबरल्स को ये पसंद नहीं था कि जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं, मतलब जो शासक हैं, जो जैसे ये क्या होते थे, डायनेस्टी चली आती थी, भाई मेरे पिताजी रूलर थे तो उनके पिताजी भी होंगे उनके, ऐसे। सो मतलब नए इंसान को नहीं रखते थे, वो राजा कौन बनता था, राजा का बेटा राजा बनता था। तो लिबरल्स को ये भी प्रॉब्लम थी कि इतनी ज्यादा उनको पावर क्यों है। क्वेश्चन 3, हाउ कैन यू से दैट लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स? पर भले लिबरल्स ये सब मानते थे पर वो डेमोक्रेट्स नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो? द लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स एज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। क्यों वो डेमोक्रेटिक नहीं थे? तो डेमोक्रेटिक कौन होता है? जो वोटिंग में मानता है, पर ये लोग तो वोटिंग में नहीं मानते थे। लिबरल्स को वोटिंग से कुछ वो मानते ही नहीं थे कि भाई हर किसी को वोटिंग मिलनी चाहिए। सो इसलिए लिबरल्स डेमोक्रेट्स नहीं थे। बच्चों क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4, व्हाट टाइप ऑफ अ नेशन डिड रेडिकल्स वांट? अब रेडिकल्स को कैसा देश चाहिए था? मतलब लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स आज़ादी चाहते थे। लिबरल्स मतलब रूलर्स का पावर नहीं चाहते थे। लिबरल्स चाहते थे सब धर्मों को मानना चाहे। लिबरल्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में नहीं मानते थे। सो अब रेडिकल्स क्या चाहते थे? सो रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। सो रेडिकल्स एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें सरकार किसकी हो? सरकार जो देश में जिसकी आबादी ज्यादा हो, सरकार उसकी हो। क्वेश्चन 5, मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लिबरल्स और रेडिकल्स के बीच का डिफरेंस बोलो। सो अनलाइक लिबरल्स, रेडिकल्स अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। सो एक डिफरेंस लिबरल्स और रेडिकल्स के बीच। सो रेडिकल्स अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर। लिबरल्स को चलता था कि लिबरल्स भाई ग्रेट जो जमींदार होते थे या फैक्ट्री वाले होते थे, तो लिबरल्स को चलता था कि जमींदारों और फैक्ट्री वालों को बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस मिले। ठीक है, सो लिबरल्स को चलता था, मतलब रेडिकल्स को चलता था। रेडिकल्स को नहीं चलता था, सॉरी, रेडिकल्स अपोज्ड, रेडिकल्स खिलाफ थे, बड़े बड़े जमींदारों, बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ थे। जबकि लिबरल्स उनको सपोर्ट करते थे। लिबरल्स लैंड ओनर्स को, फैक्ट्री ओनर्स को सपोर्ट करते थे, जबकि रेडिकल्स अपोज करते थे। ठीक है, सो दोनों में ये डिफरेंस था। क्वेश्चन 6, व्हाट चेंजेस केम टू बी सीन इन द एटीट्यूड ऑफ द कंजर्वेटिव्स बाय द 19th सेंचुरी? तो 19वीं सदी में जो कंजर्वेटिव्स थे उनकी सोच में क्या बदलाव आया? ठीक है, 19वीं सदी में जो क्या बदलाव आया? So by the 19th century, they accepted that some changes were inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about by a slow process. कह रहा है कि कंजर्वेटिव्स की सोच में क्या फर्क आया? ठीक है, कंजर्वेटिव के एटीट्यूड में क्या फर्क आया 19th सेंचुरी में? सो 19th सेंचुरी में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई कुछ चेंजेस जरूरी हैं, सम चेंजेस आर इनएविटेबल, बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। जो पास्ट है उसे रिस्पेक्ट करना है
और चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट बाय अ स्लो प्रोसेस। सो चेंज, बदलाव आना चाहिए और धीरे धीरे आना चाहिए, ठीक है। कंजर्वेटिव्स क्या थे? कंजर्वेटिव्स मतलब उनको, वो पुरानी सोच वाले, पुरानी विचारधारा वाले लोग थे। वो मानते थे कि कुछ चेंजेस जरूरी हैं पर पास्ट रिस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए और धीरे धीरे चेंजेस आने चाहिए, स्लोली स्लोली, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, मेंशन 2 प्रॉब्लम्स दैट इमर्ज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। 2 प्रॉब्लम्स बताओ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उभरी। कौन सी 2 प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुई? सो फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम कॉमन, सेकेंड हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली, ठीक है। सो 2 प्रॉब्लम्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुई। मेंशन 2 प्रॉब्लम्स दैट इमर्ज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो पहली है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगारी, एंड दूसरी है हाउसिंग एंड सैनिटेशन, ठीक है। हाउसिंग का मतलब घर बनाना, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, ठीक है, वो टॉयलेट वगैरह वो सब। वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली, ठीक है। सो ये 2, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी प्रॉब्लम थी, हाउसिंग सैनिटेशन भी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन 8, व्हाट डिड लिबरल्स एंड रेडिकल्स बिलीव इन। जो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, क्या मानते थे, किस चीज में मानते थे? दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। सो क्या मानते थे लिबरल्स और रेडिकल्स? क्या मानते थे? लिबरल्स और रेडिकल्स मानते थे इंडिविजुअल एफर्ट, मतलब वो इंडिविजुअल एफर्ट में मानते थे, वो लेबर में मानते थे, वो एंटरप्राइज में मानते थे, ठीक है। दे फर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स दोनों मिलके इन 3 चीजों में, भाई मेहनत, भाई इंडिविजुअल एफर्ट, भाई हर जना मेहनत करे, हर जना लेबर मतलब हर जना काम करे, एंड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? सो एंटरप्राइज का मतलब होता है बोल्डनेस, ठीक है। सो लिबरल्स और रेडिकल्स किन में मानते थे? एंड इंडिविजुअल एफर्ट में, लेबर में और बोल्डनेस में मानते थे। क्वेश्चन 9, हु वर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कौन थे? So who were socialists? The socialists were those people who were against private property and saw it as the root of all social ills all the time. So socialist कौन थे? Socialist वो लोग थे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। Who were against private property, वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे और वो उनको लगता था कि भाई वो सारे सोशल इल्स का, मतलब सारी बुराइयों का वही, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, वही सारी बुराइयों का एक वो है कि भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग रखते हैं ना, इससे भेदभाव होता है। तो उनको लगता था कि यही जड़ है, सामाजिक बुराइयों की जड़ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है सोशलिस्ट के हिसाब से। सो सोशलिस्ट वर दोज पीपल हु वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे और उनको लगता था कि सारे सोशल इल्स की, सारी बुराइयों की जड़ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कुड द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स इम्प्रूव। कार्ल मार्क्स के हिसाब से वर्कर्स की कंडीशन कैसे इम्प्रूव की जा सकती थी? सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड इम्प्रूव ओनली व्हेन दे देमसेल्व्स। सो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस थी वर्कर्स की, वो तभी इम्प्रूव हो सकती थी जब वो खुद, व्हेन दे देमसेल्व्स वुड फाइट अगेंस्ट कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो कार्ल मार्क्स के हिसाब से वर्कर खुद अपनी कंडीशन कैसे इंप्रूव कर सकता था कि अगर वो फाइट करे कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से खुद को। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब भाई जो अमीर, वो उनके ओनर्स हैं, जो ओनर्स उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, अगर वो उनको फाइट करें, मतलब वो उनके खिलाफ जाएं, तो ये उनकी हालत सुधर सकती है अपने मालिकों के खिलाफ जाके। For this they had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. तो इसके लिए उन्हें कौन सी सोसाइटी बनानी चाहिए? रेडिकलिस्ट सोशलिस्ट सोसाइटी। रेडिकलिस्ट मतलब जहां पे मतलब वर्कर्स के हिसाब से बात चले। रेडिकल सोसाइटी वो होती है जिसमें मेजोरिटी के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, तो मतलब वर्करों के हिसाब से फैसले लिए जाएं। सो दे वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। भाई सारी की सारी प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल की जाए। So for this they had to construct radically socialist society where all property was socially controlled। मतलब हर कोई मतलब सोशली कंट्रोल करेगा प्रॉपर्टी। सोशली मतलब सामाजिक तौर पे प्रॉपर्टी सबके पास होगी, बराबर होगी,
तो ही वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव होगी। तो कार्ल मार्क्स ने दो चीजें बोली। कार्ल मार्क्स ने पहली चीज बोली कि आप अगर भाई आप पहली चीज कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ फाइट करो, और दूसरी आपको एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहां पे सारी सोसाइटी सोशली कंट्रोल्ड हो। ठीक है, सो ये दो चीजें बोली कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द सेकेंड इंटरनेशनल? सेकेंड इंटरनेशनल का मतलब क्या? द सेकेंड इंटरनेशनल वॉज एन इंटरनेशनल बॉडी विच वॉज फॉर्म्ड बाय सोशलिस्ट टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। सो सेकेंड इंटरनेशनल क्या है? सेकेंड इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल बॉडी है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉडी का मतलब एक इंटरनेशनल संस्था है सेकेंड इंटरनेशनल, विच वॉज फॉर्म्ड बाय सोशलिस्ट टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। ये संस्था किसने बनाई थी? सारे सोशलिस्ट ने मिलके। सोशलिस्ट मतलब जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, तो सारे सोशलिस्ट ने मिलकर बनाई थी। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ होने के लिए, अपना जो एक साथ वो काम करने के लिए उन्होंने सेकेंड इंटरनेशनल करके संस्था बनाई थी। क्वेश्चन 12, नेम द रिलीजन प्रैक्टिस बाय द मेजोरिटी ऑफ रशियंस एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। जब ये रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, जब आंदोलन हुआ, तो कौन सी रिलीजन फॉलो की जाती थी? कौन सा धर्म फॉलो किया जाता था रशिया में? कौन सा धर्म फॉलो किया जाता था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। कौन सा? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराना, रूढ़िवादी। रशियन मतलब रशिया का तो रशियन, और क्रिश्चियनिटी धर्म। सो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी फॉलो किया जाता था। 13th नंबर, विच वर प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज इन रशिया? रशिया की जो मेन इंडस्ट्रियल एरियाज कौन सी थी? सो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज इन रशिया वर पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। ठीक है, सो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज, रशिया की जो मेन इंडस्ट्रियल एरियाज कौन सी थी? पीटर्सबर्ग थी और मॉस्को थी। नेक्स्ट 14th नंबर, हु वॉज द रूलर ऑफ रशिया इन 1914? 1914 में रशिया का रूलर कौन था? सो इन 1914 जार निकोलस II वॉज द रूलर ऑफ रशिया। सो 1914 में जार निकोलस II था रशिया का रूलर। ठीक है, सो मेन इंडस्ट्रियल एरियाज रशिया की कौन थी? सेंट पीटर्सबर्ग थी और मॉस्को थी। रशिया का रूलर कौन था? जार निकोलस II था। 15, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन रशिया बिफोर 1914? पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन रशिया बिफोर 1914? 1914 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज, रशिया की पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटस क्या था? सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। सो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में वो सारी की सारी इलीगल थी, मतलब गैर कानूनी थी 1914 से पहले। सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। क्वेश्चन 16, मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स के बीच का डिफरेंस बताओ। बोल्शेविक कौन थे? मेंशेविक कौन थे? So Bolsheviks thought that the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. Bolsheviks क्या सोचते थे? Bolsheviks सोचते थे कि पार्टी को डिसिप्लिन में होना चाहिए और उसमें उसको मेंबर की क्वालिटी भी कंट्रोल करनी चाहिए, उसका नंबर भी, मतलब मेंबर्स कम होने चाहिए पार्टी में, अच्छे होने चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बोल्शेविक्स ऐसा मानते थे और बोल्शेविक्स यही थे, मतलब बोल्शेविक जो पार्टी थी उसमें कम मेंबर्स थे, अच्छे मेंबर्स थे, क्वालिटी मेंबर्स थे। बट मेंशेविक्स थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। पर मेंशेविक क्या मानते थे? कि हर कोई पार्टी का हिस्सा बने। मेंशेविक्स मानते थे कि मेंशेविक थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। क्वेश्चन 17, व्हाट वर द 2 causes दैट मेड रशियन ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर? क्या 2 कारण थे जिससे रशिया ऑटोक्रेसी मतलब ये जो राजाशाही थी, जो राजा का कानून था, जार निकोलस क्यों अनपॉपुलर हो गया? क्या कारण था? सो फर्स्ट कारण था द जरीना अलेक्जेंड्रस जर्मन ओरिजिन्स। मतलब ये जो जार था वो उसका ओरिजिन जर्मन था, मतलब वो रशियन था पर उसका ओरिजिन जर्मन था। और दूसरा, हर पुअर एडवाइजर्स स्पेशली मॉन्क कॉल्ड रस्पुटिन। सो उनके जो पुअर एडवाइजर्स थे जिनमें रस्पुटिन करके था। सो ये 2 कारण थे कि ये लोग बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हुए। ठीक है, पहला जर्मन ओरिजिन था, दूसरा रस्पुटिन था, वो अच्छा नहीं था, अच्छा एडवाइजर नहीं था, गलत एडवाइजें देता था। 18th नंबर आपका 18th,
What were the 3 demands popularly known as Lenin's April thesis? कह रहा है कि भाई कौन सी 3 डिमांड्स थी जो लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस में रखी थी, कौन सी 3 डिमांड मांगी थी और लेनिन ने कौन सी 3 मांगे रखी थी। सो फर्स्ट है द वॉर टू बी ब्रॉट टू क्लोज, ये जो लड़ाई है वो बंद हो जाए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी वो बंद हो जाए। सेकेंड, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, जो जमीन है वो फार्मर्स को मिल जाए। एंड थर्ड, बैंक्स टू बी नेशनलाइज, बैंक क्या हो जाए, नेशनलाइज हो जाए। सो ये 3 डिमांड्स थी लेनिन की। सो लेनिन की कौन सी 3 डिमांड्स थी? पहला, वॉर बंद हो जाए, लैंड्स पीजेंट्स को मिल जाए और जो बैंक्स हैं वो नेशनलाइज हो जाए। 19 नंबर, व्हाट वाज द न्यू नेम गिवन टू बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक की पार्टी को नया नाम कौन सा दिया गया था? सो आंसर, इट वाज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। सो बोल्शेविक ने अपनी पार्टी को नाम क्या दिया था? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। 20, मेंशन 2 important events that took place in Russia in 1917। 1917 में कौन से द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे रशिया में? सो फर्स्ट है एब्डिकेशन ऑफ जार, जार ने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, त्याग दी थी, उसने अपनी राजा वाली सीट, मतलब उसने कहा अब मैं राजा नहीं हूँ। दूसरा, बोल्शेविक अपराइजिंग इन पेट्रोग्रेड, और जो पेट्रोग्रेड में बोल्शेविक्स ने हल्ला बोला था, मतलब अपराइजिंग मतलब वहां उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया था। सो ये 2 चीजें हुई थी रशिया में 1917 में। 21, मेंशन 2 अचीवमेंट्स ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अक्टूबर 1917 में कौन से 2 अचीवमेंट्स हुए थे या कौन सी 2 बड़ी चीजें हुई थी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में? सो आंसर, मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बैंक्स नेशनलाइज हो गई। सेकेंड, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। सो 2 चीजें हुई, पहली चीज जो इंडस्ट्रीज और बैंक्स थी नेशनलाइज हो गई, मतलब सरकार के हाथ आ गई, मतलब सरकार के अंडर आ गई। एंड दूसरा है लैंड को सोशल प्रॉपर्टी घोषित करा गया और पीजेंट्स को अलाउ करा गया कि वो छीन लें नोबिलिटी का लैंड। सो इस तरह से ये काम हुआ बोल्शेविक्स के आने के बाद। हु वॉज द रूलर ऑफ रशिया एट द टाइम ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर? सो जब बोल्शेविक्स ने रिवॉल्यूशन किया अक्टूबर में, तो उस टाइम रूलर कौन था रशिया का? तो जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की थे, केरेंस्की। सो केरेंस्की वॉज द रूलर ऑफ रशिया एट द टाइम ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। सो केरेंस्की, आपने पढ़ा था कि भाई केरेंस्की भाग गया था इस रिवॉल्यूशन के टाइम। सो केरेंस्की वॉज द रूलर ऑफ रशिया। 20 थी क्योंकि उस टाइम प्रोविंशनल गवर्नमेंट थी ना। 23, द बोल्शेविक्स इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन रशिया, मेंशन 2 ऑफ इट्स अचीवमेंट्स। बोल्शेविक ने रशिया में सेंट्रलाइज प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया। भाई सेंट्रलाइज प्लानिंग, भाई जो भी होगा सेंटर करेगी, भाई एक जगह मतलब सब पूरे देश में सब सेम होगा। सो सेंट्रलाइज प्लानिंग करी रशिया में, उसके 2 अचीवमेंट्स बताओ। सो सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन रशिया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। सो जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है, मतलब जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है उससे रशिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। ठीक है, सेंट्रलाइज प्लानिंग है मतलब जो उन्होंने प्लानिंग की उससे रशिया जो है वो ग्रो हुई, पैसे से ग्रो हुई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, और इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन भी बढ़ा। सेकेंड, न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, नई नई सिटीज, नई नई फैक्ट्रीज बनी, नई नई सिटीज बनी, न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। क्वेश्चन 24, व्हाट डिड स्टालिन डू टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स? स्टालिन ने मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए क्या किया? सो आंसर, ही एलिमिनेटेड वेल टू डू पीजेंट्स नोन एज कुल्लक्स। सो उसने क्या किया, जो अमीर पीजेंट्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको निकाल दिया। टुक अवे लैंड फ्रॉम देम, उसने उनका लैंड, जमीन भी छीन ली। एंड स्टैब्लिश्ड स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स, और उसने बड़े बड़े फार्म्स इस्टेब्लिश करे। सो उसने क्या किया, अच्छे अच्छे पीजेंट्स जो कुल्लक्स कहलाते हैं उनका लैंड ले लिया और उसने स्टेट कंट्रोल फार्म्स को इस्टेब्लिश करा। क्वेश्चन 25, व्हाट वाज द चीफ मोटिव ऑफ स्टालिन बिहाइंड हिज कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम? सो ये जो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था, कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है कि भाई सब एक साथ मिलके खेती करो। तो उसका मेन मोटिव क्या था? सो हिज चीफ मोटिव वाज टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू एवर्ट एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज इन रशिया। सो उसका जो मेन जो उसका मोटिव था कि वो प्रोडक्शन बढ़ाए ताकि जो प्रॉब्लम चल रही है इतनी सारी ग्रेन की जो
बहुत ही एक्यूट का मतलब बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम चल रही है रशिया में ग्रेन सप्लाईज की, वो खत्म हो। तो उसने एक्चुअली कलेक्टिवाइजेशन क्यों चालू कराया था? ताकि प्रोडक्शन बढ़े। वो सोचता था कि अगर मैं इकट्ठी खेती कराऊंगा तो अगर सादा खेती करने से, मतलब एक साथ खेती करेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द न्यू नेम गिवन टू सेंट पीटर्सबर्ग? सेंट पीटर्सबर्ग को कौन सा नया नाम दिया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इवन एनसीईआरटी में भी कंफ्यूज करता है आपको। आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम है पेट्रोग्रैड। पेट्रोग्रैड को सेंट पीटर्सबर्ग कहा गया है, सेंट पीटर्सबर्ग को पेट्रोग्रैड कहा गया है। बच्चों एमसीक्यूज देख लेते हैं। सो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज में फर्स्ट नंबर है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फर्स्ट, कंजर्वेटिव्स वांटेड टू ब्रिंग चेंज थ्रू अ स्लो प्रोसेस। कंजर्वेटिव धीरे धीरे चेंज लाना चाहते हैं। सो हाँ, ये सही सेंटेंस है। सेकेंड, लिबरल्स वर इन फेवर ऑफ अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स जो डायनेस्टिक रूलर्स का पावर था उसके फेवर में थे, तो ये गलत बात है, उसके फेवर में नहीं थे। सो दिस इज अ रॉन्ग थिंग। लिबरल्स वर इन फेवर ऑफ अनकंट्रोल पावर ऑफ, सो दिस इज रॉन्ग। सो ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए उस पर हमने टिक करा है, दिस इज नॉट करेक्ट। रेडिकल सपोर्टेड वुमेन सफ्रेज मूवमेंट्स। रेडिकल सपोर्ट करते थे औरतों को भाई हक मिले वोटिंग का। डी, लिबरल्स डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये भी सही बात है, ठीक है। सो गलत बात क्या थी कि वर इन फेवर, वो फेवर में नहीं थे, वो अपोज में थे, ठीक है। सो फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन 2, विच स्टेटमेंट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ सोशलिस्ट? कौन सा स्टेटमेंट सोशलिस्ट कौन थे उसका एक क्लियर पिक्चर देता है कि कौन थे सोशलिस्ट। सो सोशलिस्ट ए, देवर इन फेवर ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। वो चाहते थे कि भाई पैसे इकट्ठे हों। बी, दे वांटेड टू एनकरेज कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। वो चाहते थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब लोग अमीर लोग ही खाली बिजनेस करें। तीसरा, दे वांटेड टू गिव एम्प्लॉयमेंट ओनली टू द टैलेंटेड। वो सिर्फ जो रोजगार है सिर्फ टैलेंटेड लोगों को देना चाहते थे। या सोशलिस्ट, देवर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। सो सोशलिस्ट सही में जो सही चीज है ये यही है कि देवर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। ये सब गलत है। सोशलिस्ट ऐसा नहीं सोचते थे पैसे इकट्ठे करो या खाली अमीर लोग ही एंटरप्रेन्योर बने या एम्प्लॉयमेंट टैलेंटेड को दो, ये सब गलत है। सिर्फ सही चीज है प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। क्वेश्चन 3, What % of Russia's empire population earned their living from agriculture? रशिया एम्पायर था उसकी कितनी पॉपुलेशन ने एग्रीकल्चर से अपना मतलब पेट भरा? कितनी पॉपुलेशन ने? A 40, B 60, C 70 या D 85। सो 85% ऑफ रशिया's population earned their living from agriculture. Fourth, when was the Russian Social Democratic Workers Party founded? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कब फाइंड करी गई? सो 1898 या 1889, 1887 या 1801। सो 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फाइंड की गई। हु वर ज़ैडिडिस्ट विद द रशियन अम्पायर? ज़ैडिडिस्ट कौन थे? रशियन अम्पायर में ज़ैडिडिस्ट कौन कहलाते थे? सो ए, मुस्लिम रिफॉर्मर्स, बी, मुस्लिम वर्कर्स, सी, बुद्धिस्ट रिफॉर्मर्स, डी, बुद्धिस्ट कल्टिवेटर्स। सो ज़ैडिडिस्ट कौन थे? मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, जो बदलाव लाते हैं रिफॉर्मर्स, मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, ज़ैडिडिस्ट कहलाते थे। 6th, व्हेन डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट? पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था, ठीक है। ए 1941, बी 1911, सी 1914, डी 1918। सो पहला विश्व युद्ध सी 1914 में हुआ था। 7, विच कंट्रीज वर टुगेदर कॉल्ड सेंट्रल पावर्स? कौन से देशों को सेंट्रल पावर कहा जाता था? विच कंट्रीज वर टुगेदर कॉल्ड सेंट्रल पावर्स? सो ए, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया को। बी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की या डी, ब्रिटेन, रशिया, टर्की। सो सेंट्रल पावर्स कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। 8th नंबर देखते हैं नेक्स्ट। सो 8th नंबर इज, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंपीरियल रशियन आर्मी? इंपीरियल रशियन आर्मी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, तो इंपीरियल रशियन आर्मी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ए, इट वॉज द लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स इन वर्ल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
सो इंपीरियल रशियन आर्मी के लिए कौन सी बात सच नहीं है? सो पहली है कि सबसे बड़ी आर्मी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। सो हाँ, ये सच बात है। इट वॉज नोन एज द रशियन स्टीम रोलर, रशियन का स्टीम रोलर कहा जाता था इंपीरियल। सो ये भी सही बात है। इट नेवर सपोर्टेड रिवॉल्यूशनरीज, ये गलत बात है। इट सपोर्टेड रिवॉल्यूशनरीज, रिवॉल्यूशनरीज को सपोर्ट करते थे। सो ये गलत बात है, नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाउनफॉल ऑफ ज़ारिस्ट पावर। सो जो इंपीरियल रशियन पावर थी, जो जार है, जार का पावर इनकी वजह से ही गिरा। ठीक है। सो दिस वॉज द 8th MCQ ऑफ today. So with this we are ending our today's lecture. So with this I am ending this finally this whole entire chapter of history, chapter 2, and you have to write each and everything. हमने आज NCERT का बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करा। We did short question answers, then हमने कुछ MCQs डिस्कस किए। So you have to write each and everything properly. डू रीड द एंटायर चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रशियन रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, यूरोप के बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो दुनिया के लिए मिसाल बने आगे जाके। सो जस्ट डू रीड द एंटायर चैप्टर, चैप्टर इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज मी, योर ऋषिका मैम, रिक्वेस्टिंग you write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.